Hello, Assalamu alaikum. Good day to viewers. This is Noreen Kamran and you are watching my YouTube channel, Next Generation Nurses. I hope you are doing a great job. First of all, I would like to apologize for making this video a bit late than expected because of some inevitable circumstances. But this video will be very informative for the nurses, especially for those who wanted to really know the consideration and requirements of choosing the board in United States of America just for writing or just to appearing for the NCLEX एग्जाम्स। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाली है, तो प्लीज उसको एंड तक देखिएगा। मैं मेरे काफी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और पर्सनली भी मुझे मैसेजेस करके और काफी सारे सवाल रिगार्डिंग कैसे बोर्ड ऑफ नर्सिंग चूज करना है इसके बारे में पूछा था। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो को मैं दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड करने वाली हूँ। सो बिकॉज ये एक इतना इजी टॉपिक नहीं है कि हमें बोर्ड ऑफ नर्सिंग कैसे चूज करना है, तो उसके लिए जो है ना हमारे कुछ सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा डीप में सोचना पड़ता है कि हमें बोर्ड ऑफ नर्सिंग को कैसे चूज करना है। सो दिस इज नॉट ईजी जॉब, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज अगर आप किसी को सुनते हैं कि उसने टेक्सास बोर्ड से किया या उसने न्यूयॉर्क बोर्ड से किया है तो आप फौरन उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि उसने वहां से किया है तो मैं भी वहां से कर लूँ, बट ऐसा नहीं है। सो वी नीड टू नो द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस और एक्चुअल कंसिडरेशन विच सूट्स यू, कि आपको क्या चीज सूट करती है उसके हिसाब से आपको कौन सा बोर्ड चूज करना है। तो गाइज आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं एक जर्नल क्राइटेरिया, एक जर्नल टॉपिक के ऊपर कि हमको बोर्ड ऑफ नर्सिंग चूज करते वक्त क्या क्या चीजें जहन में रखनी चाहिए और उसके बाद हमें क्या रिक्वायरमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर गाइज, लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि हमें कौन से कंसिडरेशंस और कौन से रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है जब हम किसी भी बोर्ड ऑफ नर्सिंग को चूज़ करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए कि जब भी हम अपने बोर्ड ऑफ नर्सिंग को, जो यूएस में हमारे पास टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएस में टोटल 50 स्टेट्स बोर्ड ऑफ नर्सिंग है जिसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, बट एक जनरल रिक्वायरमेंट जो हर बोर्ड की तकरीबन आपको मिलती है उसमें से आपको जो चूज करना है वो है आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर पहले नंबर पे। जब भी आप किसी बोर्ड को चूज करेंगे, सो फर्स्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सम बोर्ड्स आर आस्किंग फॉर सोशल सिक्योरिटी नंबर, देन सम पीपल आर आस्किंग व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी नंबर। सो दिस इज एक्चुअली द यूनिफाइड आइडेंटिफायर नंबर जो आपको सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट जो यूएस में मौजूद होता है वो आपको एक नंबर अलॉट करता है जो वहां पे टेम्पररी या परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं उनको। तो डेफिनेटली अगर आप अपने होम कंट्री से, जबकि आप यूएस में मौजूद नहीं है, तो ये सोशल सिक्योरिटी का नंबर आपका एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि आप यूएस के अंदर नहीं रह रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बोर्ड को चूज करते हैं और आप यूएस में रह रहे हैं जो सोशल सिक्योरिटी नंबर मांग रहा है, तो आप डेफिनेटली उसका इंतखाब कर सकते हैं क्योंकि आप यूएस में मौजूद है और आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है। सेकेंड में हम बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट की डिमांड करते हैं, ओईटी हो गया, पीटीई हो गया या फिर आइल्स हो गया। तो कुछ बोर्ड्स हैं जो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की डिमांड करते हैं। तो हमें हमेशा बोर्ड ऑफ नर्सिंग चूज करते वक्त वी हैव टू कीप इन माइंड दैट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मस्ट बी एलिमिनेट। अगर आपको अपना बोर्ड ऑफ नर्सिंग चूज करना है तो ऐसा बोर्ड ही ना चूज कीजिए जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट प्रायर देनी हो। इसके बाद हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स की। बहुत सारे हमारे बोर्ड ऑफ नर्सिंग है जो मोस्टली आर आस्किंग फॉर द फिंगरप्रिंट्स। तो ऐसी बहुत सारी लोगों को जो है मुश्किल और परेशानी आती है जब हम फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं। कभी वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार बहुत बार खर्चा करना पड़ता है। तो लोग इकोनॉमिकल वे में अगर सोचते हैं तो फिंगरप्रिंट्स भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसको कुछ बोर्ड एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर आप अपना बोर्ड ऑफ नर्सिंग चूज करें तो कोशिश करें जब तक आप एनक्लेक्स पास ना कर लें इन खर्चों से आप बच जाएं। तो आप ऐसा बोर्ड चूज कीजिए जिसमें फिंगरप्रिंट्स की भी रिक्वायरमेंट ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिफिकेशन सर्विसेज की। तो कुछ तकरीबन मोस्टली बोर्ड्स जो है वो आपको वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स के लिए बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा बोर्ड चूज करते हैं जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है तो आप कोशिश कीजिए कि वो भी एलिमिनेट हो जाए, कि आपको कोई ऐसा बोर्ड चूज करना पड़े जिसमें आपको इवैल्यूएशन सर्विसेज को ऑप्ट करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कुछ बोर्ड है, जैसे नेमली मैं आपको एक नाम दूंगी, न्यूयॉर्क बोर्ड। जैसे लेट सपोज न्यूयॉर्क बोर्ड, इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एनक्लेक्स से पहले जो है वो अपना क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सबमिट करवाएं। बाद की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अनदर ऑप्शन, बट आप स्टार्ट करने से पहले या आप एग्जाम देने से पहले आप ऐसे ऑप्शंस चूज कीजिए जिसमें बहुत इजी रिक्वायरमेंट हो, आपका पैसा ज्यादा ना लगे
और जब आप पास हो जाएं तो डेफिनेटली आपको भी खुशी होगी, या आप अगर एक्सपेंस करें तो आप उसको अफोर्ड भी कर पाएं। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस दे देते हैं, और कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ एनएसबीसीएन की तरफ से आपको बोर्ड जो है वो आपके पासिंग स्कोर देता है। तो उसका भी एक अलग बेनिफिट होता है कि अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है, और अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलता है और आपको सिर्फ स्कोरिंग मिलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें भी अपना लाइसेंस, जहां पे भी आपको जॉब मिलती है आप उस पर काम कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो उस पर भी मैं अलग से बाद में एक वीडियो बनाऊंगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस देते हैं उस पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस नहीं मिलता है उस पर क्या होता है। मोर और लेस उसका कोई इशू नहीं होता है, बट ये होता है कि आपको अपना लाइसेंस 2 साल में कुछ एक्टिवेट करने के लिए किसी बोर्ड की सीएमई रिक्वायरमेंट होती है, किसी के एडिशनल मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ती है। बहरहाल आप ऐसा चूज करें बोर्ड जो आपके लिए बेनिफिट हो। इसको कीप इन माइंड कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट ये भी एक क्राइटेरिया होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, वैलिडिटी की, कि जैसे अगर आपको कोई बोर्ड ऑफ नर्सिंग, आप अपनी क्रेडेंशियल्स वगैरह जब आप सारे अपने वेरीफाई करवा लेते हैं तो फिर उसके बाद वो आपको क्रेडेंशियल इवेल्युएशन के बेसिस पर एलिजिबिलिटी देता है कि आप एग्जाम दे सकते हैं। तो उसकी भी एलिजिबिलिटी की, कोई बोर्ड की 1 साल की वैल्यू होती है, कोई बोर्ड की कोई एक्सपायरी डेट होती ही नहीं। तो आप ये कीप इन माइंड रखें कि आप जिस बोर्ड से अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी की क्या वैलिडिटी है, ठीक है। और फिर कुछ लोग जो है, कुछ बोर्ड्स जो है वो आपको एटीटी जैसे आप अप्लाई करते हैं तो किसी का 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, किसी की 90 डेज पीरियड की वैलिडिटी होती है, किसी की 75 डेज की वैलिडिटी होती है। तो ऐसे भी बोर्ड्स हैं जिसके बारे में हम अपनी सेकेंड वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं 4 से 5 बोर्ड्स के बारे में स्पेसिफिकली बताऊंगी, जिसमें ये सारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस बोर्ड से करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। तो कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ्स का होता है। लेट्स सपोज अगर आज आपने अपनी फाइल को इनिशिएट किया है, आज अपने बोर्ड ऑफ नर्सिंग की में फाइल को ओपन किया है, अपनी फीस पे की है, और फिर उसके बाद जाकर आपके 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपकी क्रेडेंशियल्स पूरे नहीं हुए या आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, तो आपको फाइल को दोबारा से रीओपन करने के लिए दोबारा से पेमेंट देना पड़ेगा। So just keep in mind all these points while you are choosing the board of nursing. Okay, it's not like if my friend has done from Texas Board of Nursing, so I should go from Texas Board of Nursing. If my friend has done from New York, so I have to go from New York Board of Nursing. Keep in mind because you are spending your money. You don't know how many times you will apply for NCLEX, how many times you will appear in the exam. You don't know anything, and you are from the country where you are looking to your financial budget as well. So please keep in mind all these considerations while you are choosing the Board of Nursing. All right. Then some boards are asking for the experience certificate as well. I mean, experience requirement. I will share one example. Like Texas Board of Nursing is asking in the last 4 years आपने एक्सपीरियंस शो करना होता है कि लास्ट 4 years में आपने काम किया है, जबकि इलिनॉय बोर्ड ऑफ नर्सिंग इज नॉट आस्किंग फॉर एनी एक्सपीरियंस. देयर आर अदर बोर्ड्स ऑल्सो, देयर आर मेनी बोर्ड्स नॉट आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस, बट देयर आर सर्टन बोर्ड्स हु आर आस्किंग फॉर द एक्सपीरियंस एज वेल, कि आपका 4 years में थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट के 4 years में. फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पैक्ट एंड वर्सेस नॉन कॉम्पैक्ट लाइसेंस. अच्छा, जब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट एंड नॉन कॉम्पैक्ट लाइसेंस की, तो उसमें भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये सोच के टेक्सास बोर्ड ऑफ नर्सिंग को चूज करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक कॉम्पैक्ट लाइसेंस है. अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट में क्या फर्क है. कॉम्पैक्ट लाइसेंस का मतलब ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स में से 39 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका एक ही लाइसेंस होता है, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट लाइसेंस. इसमें आपको इंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. तो जैसे अगर एक मिसाल है कि आप 39 स्टेट्स का आप कोई भी एक स्टेट ले लो जिसमें आपका लाइसेंस है, तो अगर आपका प्राइमरी रेसिडेंस भी उसी स्टेट में है तो वो आपको कॉम्पैक्ट लाइसेंस देगा. अगर आपका वो प्राइमरी रेसिडेंस नहीं है तो वो आपको कॉम्पैक्ट लाइसेंस नहीं देगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और अगर आप टेक्सास बोर्ड ऑफ नर्सिंग से अपनी रजिस्ट्रेशन करके एनक्लेक्स पास कर लेते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको पाकिस्तान में बैठे हुए वो कॉम्पैक्ट लाइसेंस दे देगा, तो उसके बेसिस पे आप कहीं पे भी जाएंगे तो वो आपका कॉम्पैक्ट लाइसेंस आपको जो है वो 39 स्टेट्स में काम आ जाएगा. ऐसा नहीं है. जब तक आपकी प्राइमरी रेसिडेंस टेक्सास की नहीं होगी वो आपको कॉम्पैक्ट लाइसेंस नहीं देगा. आप चाहें तो एक्सपीरियंस कर लीजिएगा. जो लोग अभी टेक्सास से एग्जाम दे रहे हैं, जब उनको, अगर वो यूएस में रह रहे हैं और उनका प्राइमरी रेसिडेंस टेक्सास है, तो उनको कॉम्पैक्ट लाइसेंस मिलेगा. तो उस बेसिस पे वो 39 स्टेट्स में विदाउट एंडोर्समेंट अपना काम
कर सकते हैं, यानी अपना लाइसेंस इंडोर्स कर सकते हैं और अपना जो है वो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी भी ऐसे कंट्री में है जो यूएस के आउटसाइड है, तो आपको वो सिंगल स्टेट लाइसेंस देगा जब तक आपका प्राइमरी रेसिडेंस टेक्सास ना हो, या कोई भी कॉम्पैक्ट लाइसेंस में आप काम कर रहे हैं, आपका प्राइमरी रेसिडेंस वो सेम स्टेट नहीं होगा, आपको कॉम्पैक्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये कीप इन माइंड, क्योंकि लोगों को यही बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है, या लोगों के जहन में ये क्लियर ही नहीं है कि अगर वो कॉम्पैक्ट लाइसेंस के लिए अपियर कर भी रहे हैं तो वो उसी वक्त मिलेगा जब आपका प्राइमरी रेसिडेंस होगा, वरना वो आपको सिंगल स्टेट ही होगा। अब सिंगल, इसको हम मल्टी लाइसेंस भी बोलते हैं, ठीक है, मल्टी स्टेट लाइसेंस भी बोलते हैं। जो कॉम्पैक्ट लाइसेंस होता है उसको हम सेकंड टर्म में मल्टी स्टेट लाइसेंस भी बोलते हैं, कि आप एक कॉम्पैक्ट लाइसेंस के जो है वो ऊपर आप 39 स्टेट्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल स्टेट कॉम्पैक्ट लाइसेंस वर्सेस नॉन कॉम्पैक्ट लाइसेंस। सिंगल स्टेट लाइसेंस भी बोलते हैं जो नॉन कॉम्पैक्ट लाइसेंस होता है, उसको हम सिंगल स्टेट लाइसेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब आप जिस बोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, न्यूयॉर्क बोर्ड से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप न्यूयॉर्क बोर्ड के स्टेट में ही आप काम कर सकते हैं। अगर आपको जॉब लेट सपोज टेक्सास में मिलती है, तो आप अपना न्यूयॉर्क का लाइसेंस, सिंगल स्टेट का लाइसेंस आप टेक्सास में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंडोर्स कर सकते हो, और जब आपका प्राइमरी रेसिडेंस टेक्सास हो जाएगा तो वही टेक्सास बोर्ड आपको कॉम्पैक्ट लाइसेंस दे देगा। यानी आपने एग्जाम पास किया सिंगल स्टेट में, बट चूंकि आपको जॉब टेक्सास में मिली, आपका प्राइमरी रेसिडेंस कॉम्पैक्ट लाइसेंस का आपको मिला, प्राइमरी रेजिडेंस सॉरी आपको टेक्सास का मिला, तो उस पे आपको कॉम्पैक्ट लाइसेंस मिल गया। अब यही कॉम्पैक्ट लाइसेंस वाला पर्सन जब पाकिस्तान से उसने लिया तो उसको सिंगल स्टेट मिला, उसने एंडोर्स करके भी सिंगल स्टेट में गया, यानी न्यूयॉर्क में गया, तो फिर इसको सिंगल स्टेट का ही लाइसेंस मिलेगा। जब तक आपका प्राइमरी रेसिडेंस वो स्टेट नहीं होगा जिसका कॉम्पैक्ट लाइसेंस आपने लिया है, आपको कॉम्पैक्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये कीप इन माइंड, और इसकी वजह से लोग टेक्सास चूज करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। आप इसको समझने के बाद चूज कीजिए कि आपके लिए कौन सा बोर्ड ऑफ नर्सिंग करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ बोर्ड्स के नाम लूंगी जो कि कॉम्पैक्ट लाइसेंस में आते हैं। 39 बोर्ड्स के नाम नहीं लूंगी, वो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ बोर्ड्स ऑफ नर्सिंग के नाम दूंगी, जैसे कोलोराडो है, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है, टेक्सास है, मैरीलैंड है, मिसिसिपी है, मिसूरी है, और न्यू मैक्सिको है, टेनेसी है। ये सारे कॉम्पैक्ट लाइसेंस में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पेंडिंग लेजिस्लेशन है जो कि अभी जो है वो कॉम्पैक्ट लाइसेंस में नहीं आए हैं, लेकिन ये बोर्ड्स भी अंडर द लेजिस्लेशन है कॉम्पैक्ट लाइसेंस के लिए, जिसमें न्यूयॉर्क है, मिशिगन है, इलिनॉय है, मिनेसोटा है एंड वॉशिंगटन। अगर ये लोग भी आ जाएंगे तो फिर 39 स्टेट से ये ऑलमोस्ट 45 स्टेट्स तक पहुंच जाएगा, जो कि कॉम्पैक्ट लाइसेंस के अंडर में आएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ वो 4 से 5 बोर्ड हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी जो मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की है उसमें से वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं, ताकि आपको उन चंद बोर्ड्स के अंदर हेल्पफुल हो सके कि आपको कौन सा बोर्ड ऑफ नर्सिंग चूज करना है। मैं आपको बताने वाली हूँ टेक्सास के बारे में, न्यूयॉर्क के बारे में, इलिनॉय के बारे में, और थोड़ा बहुत मैं आपको बताने वाली हूँ न्यू मैक्सिको के बारे में। इन बोर्ड्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी या गाइडेंस मिलेगी कि आपको एज अ पाकिस्तान में रहते हुए किन बोर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या किन बोर्ड का आपको चूज करना, इंतखाब करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो गाइस द सेशन इज ओवर फॉर टुडे, और आज तक के लिए इतना ही। अभी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको जो बोर्ड ऑफ नर्सिंग के बारे में बात की है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी नर्सेस तक पहुंचाएं, ताकि उनको अवेयरनेस मिले और उनको भी ये मालूम हो कि बोर्ड ऑफ नर्सिंग को चूज करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। ओके, तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।